अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए और एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो इंटर्नशिप्स हैं उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। हिस्ट्री हम कर चुके हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अच्छे से समझ लिया है। अब हमने जो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है उसको आज स्टार्ट करना है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है। हाँ जी, आप बताओ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है वैसे, अगर आपको क्या लगता है? इससे मतलब ये पता चल रहा है कि उस टाइम पे हमें ये देखना होता है कि उसकी जो क्लाइंट आया है उसकी स्टेट कैसी है, मेंटल हाँ, बिल्कुल 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 सही। अच्छा, इसको हमने पढ़ना तफसील से है, लेकिन जब हमने मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करनी होती है तो फिर हम जो है वो अपने फॉर्म को बड़ी शॉर्ट फॉर्म में हम उसको कंपाइल करते हैं। नहीं हुआ, ये तो हो गया जो डॉक्यूमेंट दिया था वो मैंने आपको ना दोबारा भेजा, वो देखना दोबारा खुल रहा है तो ये अच्छा ही हो गया। ठीक है, मैं कर लेती हूँ, थैंक यू। अच्छा, तो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में जनरल बिहेवियर सबसे पहले हमने देखना होता है। जनरल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड बाय हिज अपीयरेंस, पर्सनल हाइजीन, टॉक स्टाइल, कंटेंट, रेपो, इंटरेक्टिंग स्टाइल्स एंड मैनर्स। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं हम सबसे पहले जनरल बिहेवियर को, और ऑब्जर्वेशन में हम कौन सी चीजें देखते हैं कि उसकी पर्सनल हाइजीन कैसी है, वो साफ सुथरा कैसे है, उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, और उसके नेल्स कटे हुए हैं, उसके हेयर अच्छे से कॉम्ब हुए हुए हैं, उसमें से स्मेल नहीं आ रही, और उसने जो है ना वो मुंह हाथ धोया हुआ है, लग रहा है। ऑब्जर्व करना है, अपने बाप की ऑब्जर्वेशन तेज होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा है वो किस तरह का है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन के बाद फिर टॉक स्टाइल, कंटेंट, कि वो बात करने का उसका जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो किस बारे में बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। रेपो कैसी है, वो बात की अपने आप को किस तरह से आपके साथ अपनी रेपो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये ऑफेंसिव है या डिफेंसिव है या कोऑपरेटिव है। इंटरेक्टिंग स्टाइल, वो आपसे बात करने का उसका स्टाइल कैसे है, इंटरेक्ट वो कैसे कर रहा है, उसके मैनर्स कैसे हैं, वो अंदर आते हुए उसने सलाम किया, बैठा, चेयर आराम से पीछे की, तो ये आपको फौरन पता चल जाएगा। अब बाइपोलर की पेशेंट की अगर तबीयत अपसेट है और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि अगर वो हाइपर हुआ हुआ है तो वो कमरे के अंदर एंटर होकर आपको अस्सलाम वालेकुम या तो नहीं करेगा या बहुत जोर से करेगा, और उसकी जो है ना वो आपकी आईज उसकी थोड़ी सी खुली होंगी, जो है हाइपर होगा। खास तौर पे वो जोर से चेयर को पीछे करेगा और थोड़ा सा गुस्से में होगा। ठीक है, या फिर जल्दी जल्दी बात करना शुरू कर देगा। ठीक है, और अपनी बात किए जाएगा। तो मैनर्स, प्रॉपर बेसिक मैनर्स, वेट करने का मैनर होता है ना, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम किसी के बात का इंतजार करते हैं कि अब दूसरा भी बात करे, तो इसको मैनर्स कहते हैं। तो जब बेसिक मैनर्स जो हैं वो भी बाज़ नहीं मौजूद होते, लेकिन अगर मैनर्स होंगे, मगर ज्यादा अच्छे मैनर्स हैं, पेशेंट है उसके पास मैनर्स बहुत सारे हैं, वो आराम से बैठा है, तहम्मुल से बैठा है, बातचीत शुरू कर रहा है, बात करते करते फिर वो, तो हमें वहीं से पता चल जाएगा कि इसको प्रॉब्लम है लेकिन माइल्ड लेवल का है। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर भी तो हमने निकालना है ना। तो हर पेशेंट या तो स्वेयर नहीं होता, बाज का तो चीजें आपको ओवर माइल्ड वाला जो पेशेंट होता है ना उसको डायग्नोसिस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड बाइपोलर, माइल्ड एंजाइटी। ठीक है, और इसी तरह बच्चों में माइल्ड स्लो लर्निंग, माइल्ड आईक्यू लेवल, थोड़ा सा बिहेवियर नीचे है, या फिर माइल्ड ऑटिज्म। ये जो चीज माइल्ड वाली रेंज है ना, इनको जरा हमें डायग्नोस करने में थोड़ा इश्यू होता है, क्योंकि अपेरेंस जो होती है ना, जनरल बिहेवियर होता है जो, वो पेशेंट का इतना बुरा नहीं होता, इतनी चीजें खराब नहीं नजर आ रही होती, लेकिन जब वो उसकी डिगिंग आउट करते हैं तो फिर वो बताता है, या घर वाले बताते हैं, इंफॉर्मेंट बताता है। Appearance. It is noted whether patient looks ill or in stress. What is the level of personal hygiene? जो उसकी अपीयरेंस है, जो उसकी लुक है, वही हमें बता देगी कि बीमार है।
आपका डिप्रेस पेशेंट आएगा वो ऐसे आंखें झुकी के साथ आएगा, शोल्डर्स भी डाउन होंगे, वो स्लो स्लो सा चलेगा, हाइपर वाला होगा, तेज तेज चलेगा। अगर वो बच्चा जो है वो MR है, मेंटल रिटार्डेड स्पेशल चाइल्ड है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, बैलेंस नहीं चलेगा, या फिर वो कहीं पे हंसेगा कहीं पे नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट्स की अपीयरेंस हम नोट करेंगे कि ये इल है या फिर स्ट्रेस में है। बुखार वाला बंदा वैसे ठीक होगा, लेकिन ऐसे होगा जैसे बुखार में है। ठीक है, लेकिन उसके इमोशंस इतने डिस्टर्ब नहीं होंगे जितने कि इरिटेबल जो होगा वो चिड़चिड़ा सा होगा, उसको हर चीज चुभ रही है। ठीक है ना, तो ये चीजें हमने नोट करनी है। इस तरह अब आगे आ जाते हैं मैनर्स। जनरल बिहेवियर में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक अपीयरेंस, एक मैनर और एक टॉक। जनरल बिहेवियर में ये चीजें आ जाती हैं। मैनर में ये है कि उसका फ्रेंडली बिहेवियर है, या वो शाय है, या वो एंग्शियस है, या वो सस्पिशियस है, या वो डिप्रेस्ड है। मतलब कि अगर पैरानॉइड थॉट्स के साथ पेशेंट आता है तो वो चेयर पे आके पहले पूछता है कि आपके कैमरे तो नहीं लगे हुए, मैं अपनी बात कर लूं, कोई सुन तो नहीं रहा। बड़ा पोजेसिव होते हैं इन चीजों में कि भाई मेरी बातें आप सुन रही हैं, आप किसी को बताएंगी तो नहीं, आप तो नहीं किसी को बताएंगी, मेरी बहुत पर्सनल बात है ये। और वाकई उनकी पर्सनल बात होती है, और उनको आपने श्योरिटी देनी है पूरी कि आप बेफिक्र रहें, और आपने सचमुच में आपने उनकी चीजों को हाइडन ही रखना है, क्योंकि उनकी हीलिंग हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और डिप्रेस्ड मैनर्स में आ जाता है ना ये कि उदास सा उसका उठना बैठना है। फिर टॉक आ जाती है। टॉक इज जज्ड एंड अ सैंपल ऑफ टॉक इज ऑल्सो टेकन, स्पेशली नोटिस्ड स्पीड, टोन, साइलेंस, डिस्टॉर्शंस, एप्रोप्रिएट एंड अनयूजुअल वर्ड्स। और उसकी बातचीत है वो किस तरह की है, वो या तो उसकी टोन बहुत ऊंची है, या टोन आहिस्ता है। एनर्जेटिक लोगों की टोन ज्यादा ऊंची होती है, थोड़ी सी एनर्जी जिनकी थोड़ी सी कम होती है, या जो तहम्मुल वाले होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी है और उसकी टोन भी ज्यादा है और उसकी जो है ना सब चीजें ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है। हमने इन बिहेवियर्स को अच्छे से मैनेज करना होता है। जब हम अपने बिहेवियर्स को मैनेज कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं खुद भी या दूसरों को भी, तो एनर्जी का लेवल वही होता है, उसको मेंटेन और उसको डायरेक्शन देने का तरीका हमें आ जाता है। तो फिर जरूरी नहीं है कि एनर्जी ऊंची आवाज में निकले। ठीक है, वो आपके काम में निकल सकती है, आप बोले आराम आराम से, लेकिन काम आप अच्छे अच्छे करें, उसमें एनर्जी लगाएं, पेंटिंग करें, ड्राइंग करें, एक्सरसाइज करें। वो एनर्जी आपकी जब वहां पे लग जाती है तो फिर आपकी आवाज नहीं ऊंची निकलती। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज द बेसिक थिंग। टॉक जो है वो उससे ही अंदाजा हो जाएगा कि डिस्टॉर्शंस है टॉक में, या साइलेंस है, या फिर वो इनअप्रोप्रिएट टॉक कर रहा है, यानी कि कोई सही बातें नहीं कर रहा, रिदम नहीं है उसमें, उसकी बात में कोई रब्त ही नहीं है। कभी वो बिजली के जाने की बात कर रहा है तो साथ ही वो कहता है कि ये आपने जो है ना मोबाइल नया ले लिया है, अच्छा ये मोबाइल ऐसे है, मतलब अजीब अजीब सी इधर उधर की बातें कर रहा है। या फिर अनयूजुअल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, वो वाले वर्ड्स जो बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं और कहीं पे फिट नहीं आते। ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड जैसे जानदारों को बीमार कह दो, और जानदारों को कह दे कि जी बीमार इनको इनका इलाज जो है ना वो नहीं करवाना नहीं चाहिए, इनको जो है ना वो इनमें सेल डालने चाहिए। या फिर जो है ना बेजान चीजों को कहा जाए कि इसको डॉक्टर को दिखाएं, स्टैंडर्ड के हिसाब से ना होंगे। हाँ, नहीं, रियलिटी को टच ना करती हो, अनयूजुअल हो, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं करती, इनअप्रोप्रिएट जिसको कह लो। एक ही मतलब है इन बात, 3-4 बातों का एक ही मतलब है। अब अगला आ जाता है जनरल बिहेवियर के बाद मूड। ठीक है, मूड को कैसे चेक करना है। मूड एक तो सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और एक अफेक्टिव एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, उनको भी हमने नोट करना है, जो कि मुस्तकिल चलते हैं। मतलब कहने का ये मतलब सब्जेक्टिव वो जो पेशेंट खुद बताता है, ऑब्जेक्टिव वो जो हम नोट करते हैं कि पेशेंट क्या कह रहा है, और एक अफेक्टिव एक्सप्रेशंस होते हैं कि जो वो बात कर रहा है उसके एक्सप्रेशंस तो कोई और है। तो जब मैं उससे पेशेंट से जब मैं पूछती हूँ कि कैसा मूड है आपका, तो वो कहेगा मैं आपको क्या बताऊं, बस परेशानियां ही परेशानियां हैं।
हंस रहा है वो बड़ा लेकिन वो कह रहा है कि मैं परेशानी है या फिर उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो कह रहा है कि क्या कह सकते हैं, जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत है, ये है वो मैच नहीं कर रहे होते। मतलब कहने का ये कि हमने 3 चीजें नोट करनी है। एक तो वो जो खुद बता रहा है उसको भी नोट करना है, लेकिन साथ में हमने अपनी ऑब्जर्वेशन भी रखनी है और साथ हमने उसके अफेक्टिव एक्सप्रेशंस भी देखने हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये इसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो इसको छुपा रहा है या फिर सचमुच में उसकी 3 चीज़ों जब क्रॉस चेक होंगी तो ये असल बात का पता चलेगा। क्योंकि अगर वो उसके एक्सप्रेशन भी वही है उदासी के, कह भी वो ये रहा है कि मैं उदास हूँ, ठीक है, और मुझे भी नजर आ रहा है कि वो उदास है, तो ये 3 चीजें जब मैच करेंगी तो डायग्नोसिस की तरफ सही मेंटल स्टेट जाएगी। ठीक, तो लेकिन वो कह रहा है कि मैं उदास हूं, लेकिन बाजार में तो वो खुश नजर आ रहा है, ड्रामा भी नहीं है, खुश नजर आ रहा है, एक्सप्रेशन उसके अच्छे हैं, तो वो कह रहा है कि नहीं जिंदगी बड़ी उदास है। मतलब फिर वही वाली बात है कि कुछ लोग ऐसे आपने जिंदगी में देखे होंगे कि जिनके पास सारा कुछ है जिंदगी का, घर का आराम, सुकून, कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन वो कहेंगे जिंदगी का कोई हाल नहीं है, खुश नहीं हो, फिर भी वो खुश नहीं होते। जिंदगी का कोई हाल नहीं है, कोई हाल ही नहीं है जिंदगी का, ठीक है, परेशानी ही परेशानी है। तो आपने उस चीज पर नजर रखनी है, ठीक। और आपका मिजाज इस वक्त कैसा है, ये सब्जेक्टिव वो है जो पेशेंट खुद बताएगा, या आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, पिछले दिनों में आपका मिजाज कैसा था, ये भी आप बता रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इफेक्टिव एक्सप्रेशंस, जिसमें ब्लंट है, फ्लैट है, कंस्ट्रिक्टेड है, यानी कि हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन तो उसके फ्लैट है बिल्कुल, मतलब बात वो कर रहा है लेकिन चेहरे पे तो एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे, या फिर ब्लंट किस्म के एक्सप्रेशंस है, बात उसको समझ नहीं आ रही, वो कह रहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो वो भी हमने चीज नोट करनी है। इसी तरह अब आगे आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट, थॉट कंटेंट। उसकी जो सोचें हैं उसका मवाद किस पे मबनी है। नंबर 1, प्री ऑक्यूपेशनल फोबियाज, यानी कि कोई उसके खौफ हैं, उसके ऑक्युपाइड हैं जो पहले से उसके अंदर मौजूद हैं। क्या आपने कभी खुदकुशी के बारे में सोचा, ठीक है, क्या आपको जिंदगी में, ये आपने उन थॉट का कंटेंट निकालना है कि असल में वो सोच क्या रहा है, उसके जो है वो जिंदगी में क्या सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, या वो पहले कर चुका है, या फिर से उसका प्लान है। अगर हाँ तो उसके बारे में तफसील बताएं। अगर वो कहता है ना कि हाँ मैंने सोचा था एक दफा, तो फिर आप पूछेंगे, ठीक है, ये तफसीली वाला है, हम इस पे ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज आपने जब पेशेंट से बात करनी है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ऐसे मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करना है, तब आपने कहना है कि आपको खुदकुशी के ख्याल आते हैं, हाँ आपको खुशी का ख्याल आता है, तो वो कहेगा हाँ कभी कभी आता है, तो आप लिख दोगे, टिक कर दोगे कि हाँ इसको आता है, ये खुदकुशी का ख्याल आता है। अच्छा, अगर हाँ तो इसके बारे में तफसील बताएं। अगर आपकी जिंदगी में किसी इंसान से खौफ या डर महसूस होता है, तो ये हमारे स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ लेके जाता है, इसको कहते हैं फोबियाज की तरफ लेके जाता है, सोशल एंजाइटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि उसको एंजाइटी है या उसको खौफ है या फोबियाज की तरफ जा रहा है। अगर आपके ख्याल में आपकी जिस्मानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, कि आपके ख्याल में आपको जिस्मानी निज़ाम, ये सोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर नहीं मेरा गुर्दा यहाँ से खराब हो गया हुआ है, मुझे पक्का पता है मेरा गुर्दा यहाँ से खत्म हो गया हुआ है। एक पेशेंट मैंने चेक की थी और उनकी उम्र जो है ना 65 ईयर्स थी, 62 ईयर्स थी ज़्यादा। तो उनको था तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये मसले तो थे उनके, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, हल्की हल्की सी दवाई खाती थी, लेकिन उनको नफ्सियाती मसला ये था कि वो शुरू से पैनिक अटैक्स रहे थे उनको, और वो अनट्रीटेड रही हैं। जब वो अनट्रीटेड रही तो उनका एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, अब जाहिर उम्र ज्यादा हो गई, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चे भी बच्चों वाले हो गए, तो मसले मसाइल तो कोई नहीं है, लेकिन एक हैबिट बन चुकी हुई है।
पैनिक अटैक्स लेने। अब काम भी कोई नहीं है, कमरे के अंदर वो बैठी हैं, बेड पे बैठी हैं और टीवी देख रही हैं, मुलाजम आस पास फिर रहे हैं। जब जिस चीज का वो ऑर्डर देती हैं उनके बच्चे उनको ला के दे देते हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे कह रहे थे कि ना रूह अफ़ज़ा इन्होंने मंगवाया है पिछले दिनों, तो अब दूध में डाल डाल के रूह अफ़ज़ा पीती रहती हैं। मतलब रूह अफ़ज़ा ला दो, काम वाली को कहती हैं दूध ला दो रूह अफ़ज़े वाला। वो 3-4 गिलास पी चुकी हैं सुबह के, ये ऐसे कर रही हैं क्योंकि वो चीजें मिक्स हो रही होती हैं। फिर उम्र भी ज्यादा, उम्र का तकाजा भी होता है। फिर उनके साथ क्या हुआ कि वो पैनिक अटैक्स की दवाइयां खा रही थी, मुस्तकिल खा रही थी, उसके इतने साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गए कि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा सुनपन आना शुरू हो गया, यानी कि ना टांगे पैर उनके सुन होना शुरू हो गए। सेकेंडली ये है कि उनको एक नया सोमैटिक डिसऑर्डर हो गया, और वो उसको कहते हैं कि जिसमें मतलब एक वहम आ जाता है कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा खराब है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे कैंसर है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है मुझे, तो मैंने सर्जरी करवानी है। मेरी ये सर्जरी होगी, मेरा ब्रेस्ट की सर्जरी होगी तो मेरी जान छूटेगी, वरना मुझे हर वक्त ये उन्होंने एक जो घर वालों को तंग करके रखा हुआ था ये कह के कि मेरी ब्रेस्ट कैंसर हुई है। खैर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मैंने उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उनकी काउंसलिंग की। पहले तो उनको बहुत मुश्किल से रैपो बिल्डिंग की, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज में आती नहीं थी। उनको ये शो किया कि मैं जो है ना वो कैंसर ट्रीटमेंट करती हूँ। ठीक है, जब कैंसर ट्रीटमेंट शुरू किया उनसे काउंसलिंग की, फिर उनसे आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब हुई, सारी बातें अच्छी तरह से की। फिर उनसे फिर उनको प्लेसबो इफेक्ट्स दी, मतलब कहने का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने कहा मेरा ब्रेस्ट कैंसर खत्म हो गया। ठीक है, मेरा ब्रेस्ट कैंसर खत्म हो गया। तो फिर उसके बेटे ने मुझे कहा कि मैडम मैं अंदाजा नहीं कर सकता था कि नफसियाती मर्ज ऐसे भी ठीक होते हैं, कि मुझे नहीं समझ आई थी कि काउंसलिंग से इतनी पेचीदा चीजें भी ठीक हो जाती हैं। फिर उनको बहुत एक्टिविटीज करवाई जिनकी वजह से उनका ध्यान और बातों में लग गया, और फिर जो है ना वो उनके थॉट्स भी चेंज हो गई। ठीक है, फिर वो एक बेकार रहने वाली भी उनकी आदत खत्म हो गई। जब बेकार नहीं रहेंगी तो मसरूफ रहेंगी हर वक्त फिर चीजें। तो इसलिए ये सवाल यहाँ पे आता है, क्या आपके ख्याल में, आपने बड़े एहतियात से जब पेशेंट से पूछना है कि क्या आपके ख्याल में आपकी जिस्म बिल्कुल सही जा रहा है, जिस्म में कोई मसला तो नहीं है, तो इससे सोमैटिक डिसऑर्डर्स हमारे निकलेंगे। और अगर नहीं तो खराबी की नोयत क्या है, पेशेंट खुद बताएगा कि मेरी खराबी की नोयत ये है। ठीक है, क्या आपकी जिंदगी में आजकल कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, इसने आपकी जिंदगी में क्या मुतासिर किया है? तो वो कहेगा इस चीज ने मुझे परेशान किया और मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, ये हो गया वो हो गया। क्या आपको किसी ऐसी चीज से खौफ महसूस हो दूसरों को बिल्कुल खौफजदा नहीं कर सकती? इससे हमें पता चल जाएगा कि उसके फोबिया जैसे हैं। वो कहता है बाकी सब तो सीढ़ियां चढ़ने से नहीं डरते, मैं तो एक कदम नहीं रख सकता, मैं तो कदम रखता हूं तो मेरा सांस फूलता है, मैं तो डर जाता हूं, मुझे लगता है कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। या फिर मैं वॉक करने के लिए जाता हूँ, एक पेशेंट मेरा पैनिक अटैक का था, उसको साथ में सोशल फोबिया भी था। पैनिक अटैक्स के साथ साथ सोशल फोबिया तो बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि पेशेंट जब सोसाइटी में मूव करता है और जब बाहर जाता है तो वहां पे उसको जैसे जैसे वो लोगों से बात करता है ना, सांस उसका तेज होता है, फूलता है, पैनिक हो जाता है और लगता है कि लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं बुरा हूं, मेरी ये चीज नजर आ रही है, मेरा ये नजर आ रहा है, लोग मेरे बारे में जजमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, और साथ उसकी तबीयत खराब होती है, उसको कहता है मुझे लगी हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा अभी। वो घर वापिस आ जाता है, कमरे के अंदर बैठ जाता है, कहता है यही सुकून की जगह है, बस यहीं पे बैठना है। ठीक है, सेफ प्लेस तलाश करता है वो तो। लेकिन बाकी पता नहीं कैसे चलते हैं, बाकी पता नहीं कैसे फिरते हैं, बाकी पता नहीं क्या कैसे करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन उनके लिए होगा। ऑब्सेशंस प्लस कंपल्शंस, क्या आपको कभी ऐसे ख्यालात ने तंग किया जिनके ना चाहते हुए आप सोचने पे मजबूर हो और जहन से ना निकालते हो? ये वो वाली सोचें हैं जिनके बारे में पेशेंट्स कहते हैं कि मैं तो नहीं सोचता, खुद ब खुद सोच आती है और इतनी शिद्दत के साथ आती है कि मैं उसको ना रोक पाता हूँ, बल्कि मैं रोकने की कोशिश करता हूँ वो और ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला सवाल करने के लिए इससे सवाल से हमें पता चलता था कि इंट्रूसिव थॉट्स हैं, ऑब्सेशंस हैं, कंपल्जन्स हैं उनको। ठीक है, जब हम ऑब्सेशंस को दूर करने के लिए हमने पेशेंट को जो है वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट देनी होती है, तो फिर हमने सबसे पहले यही देखना है कि उसके ऑब्सेशंस हैं किस टाइप के। आपने बहुत डिगिंग करनी है ऑब्सेशंस निकालने के लिए। सिंपल आपने ये नहीं पूछना कि अच्छा आपको ये सोची आती है, तो आप फिर क्या सोचते हैं, फिर वो उन चीज का रंग क्या होता है, उस चीज की शक्ल कैसी होती है,
उस चीज के अंदर क्या तब्दीली आती है, वो चलती कैसे है, वो चीज कुछ भी जो वो सोच रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पेशेंट कहता है कि जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी अभी मैल साफ नहीं हुई। तो फिर मैल कहाँ कहाँ रहती है, आप कहाँ कहाँ साबुन लगाती हैं, तो डिटेल से आपने उसके क्वेश्चन पे पूछना है। क्या आपके ज़हन में कभी ऐसे ख्यालात बार बार आए जिनको आप ना चाहते हुए या इसलिए सोचेंगे इसको आपसे सुकून मिलता है? अब कुछ सोचें ऐसी हैं जिनको सोचने से पेशेंट को सुकून मिलता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसमें बहुत सी वो वाली चीजें कैटेगरी फॉल करती हैं जिसमें पेशेंट्स पोर्न मूवीज बहुत देखते हैं और उनको उस चीज से सुकून हासिल मिलता है और उनको वो डोपामाइन लेवल बढ़ता है और प्लेयर फील होता है, प्लेयर इमोशंस कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो बार बार ख्यालात, लेकिन जब वो बार बार उसके ख्यालात लेके आते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इन ख्यालात की नौयत के बारे में तफसील से बताएं, इन ख्यालात को ख़त्म करने के लिए कैसे इकदाम किए जाएं। फिर आपने सवाल ये भी तो पूछना है ना कि अच्छा अगर आपको ये सोचें थी आप इनको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट की डिफेंसिव पावर कितनी है, कैसे कोप करता है, वो कैसे कोप करता है, उसका कोपिंग स्टाइल क्या है। अगर उसका कोपिंग स्टाइल ठीक नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसीलिए इतना नाकाम हो रहा है, तो आपने उसको बेस्ट कोपिंग स्टाइल्स फिर सिखाना है। क्या कोई ऐसा काम है जिसे आप ना चाहते हुए बार बार सुकून हासिल करने के लिए करते हो? कोई ऐसा काम है कि आप चाहते नहीं है करना? ये मिसाल के तौर पे पेशेंट हाथ साबुन से धो रही है, वो कहती है मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी दफा, लेकिन मुझे धोने पड़ते हैं क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि वो साफ हुए हैं, मुझे फिर भी यकीन नहीं आता। वो कहती है, पेशेंट एक मेरी ओसीडी की पेशेंट, उसने कहा कि मैं कपड़े धो के मैं अपने कपड़े अलग धोती हूँ, जब मैं धोती हूँ तो मैं बाहर नहीं डालती, मैं कमरे के अंदर डालती हूँ, बाहर तो मिट्टी बहुत होती है हवा में, वो मेरे कपड़ों के अंदर घुस जाती है। तो वो ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, वो डिटेल में चले जाते हैं ना, तो फिर आपने कहना है कि फिर आप अंदर कमरे में डालती हैं। सर्दियों में भी वो अपने कपड़े अपने कमरे में डालती थी और पंखा चलाती थी और फिर उसको ठंड लगती थी। फिर वो कहाँ जाती बेचारी, मतलब कि वो कपड़े भी वहीं डले हुए हैं, धुले हुए। वो कहती, उसकी माँ कहती थी फर्श पे पानी गिरता था कपड़ों में से, ये ड्रायर भी नहीं करने देती। ये कहती है कि नहीं, ड्रायर में से भी मिट्टी चली जाएगी, वो हवा उसको लगेगी ना कपड़ों को, तो वो लगेगी कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके पंखा चला के तो वो फिर सुखाती है उसको, और जब तक वो सूख नहीं जाते वहीं पे इसने सोना भी है। और मेरी एक ही बेटी है, मैं भी इसके साथ सोती हूँ, तो मैं इस माहौल में नहीं फिर सो सकती, मैं रोजाना बहुत तंग होती हूँ, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या कोई ऐसा काम अच्छा हो गया, ठीक है। अब हम हमारा अगला सेक्शन, इसी में ऑब्सेशंस हमने देख लिए, कंपल्जन्स हमने चेक कर ली, ठीक है, और फिर हमने ऑक्यूपेशंस, प्री ऑक्यूपेशंस और फोबियाज भी हमने चेक कर लिए। इसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो आती है डिल्यूजन्स, फिक्स्ड बिलीव्स, ठीक है। ये वो फिक्स्ड बिलीव्स हैं जो कि फॉल्स थॉट्स हो जाते हैं, फॉल्स बिलीव्स ऐसे जो कि हकीकत नहीं रखते, लेकिन एक बंदा उसको हकीकत बना लेता है अपने लिए। क्या आपको ऐसा ख्याल आता है कि आप कोई अहम हस्ती है? ये वही डिल्यूजन, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहम पड़ जाता है इस बात का कि ये ऐसे है, ठीक है। ऐसे गलत कनेक्शंस लग जाते हैं जिनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी अपने अंदर बेपनाह ताकत महसूस की है जो आम लोगों में नहीं है? ऐसे मेरा पेशेंट कहता है, वो कहता है कि मैं सबसे अलग हूँ और मेरे अंदर ऐसी पावर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है। तो ये फॉल्स थॉट है, कोई भी इतना यूनिक नहीं है नबियों के अलावा, ठीक है। क्या आपको ये महसूस हुआ कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? इससे ये पता चल जाएगा कि उसको पैरानॉइड थॉट्स हैं। वो कहेगी कि मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ है और मुझे वो जहर देना चाहते हैं, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं से ये क्लू मिला है, कोई चीज आगे पीछे उसने अटैच कर ली है, गलत बातें अटैच कर ली हैं, तो उसको वहम आता है। पैरानॉइड थॉट्स बताता है क्या आपको ऐसा हुआ कि कोई ख्यालात कोई आपके चुरा रहा है, ठीक है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है कि मेरी थॉट्स को कोई आगे चला रहा है, ठीक है, और मेरे आइडियाज चोरी कर रहा है, मेरी चीजें आगे लेके जा रहा है, ठीक है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके ख्यालात आपके अपने नहीं बल्कि कोई और आपके दिमाग में डाल रहा है, ठीक है। ये जो मैं बैठी थी ना वहाँ, ये जो मैं वहाँ गई थी ना, ये उसने मेरे पे जादू कर दिया, उसने मेरे अंदर ये चीजें डाल दी हैं,
मतलब आजकल ना लोगों के इतने ज्यादा बिलीव्स हैं, इतने हल्के बिलीव्स हैं कि लोग समझते हैं हम हर वक्त कोई हमें ना हर वक्त कोई कंट्रोल कर रहा है। हमारी किस्मतें, हमारी जिंदगियां, हाँ, हमें हर वक्त ना हमारे दुश्मन हमें कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और इस बारे में जो है ना वो फिर वो इसीलिए फिर उठ के वो जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो उनको सिर्फ नफसियाती तौर पे उनको डील करते हैं और वो कहते हैं कि आपको ना किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, नफसियात से खेलते हैं वो आपकी, वो गलत नफसियात दान होते हैं। एक तो हम लोग होते हैं ना माइंड नफसियात, हम चीजों को ठीक करते हैं, ये वो माइंड नफसियात है जो उनकी नफसियात से खेलते हैं और उनको गलत रास्ते पे लगाते हैं। उनको कहते हैं जी आप ऐसा करें, इतने पैसे इधर करवा दें, कोई मसला नहीं, पैसे भी देने नहीं देने, आप बकरा एक लेके आए पहले, तो वो पहले यहाँ पे उसका खून बहेगा फिर ये चीजें उतरेंगी। तो वो जेन में फिर जाहिर है उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं। इंसान ना उन चीजों को फौरी तौर पे कबूल करता है जिनकी दलील मौजूद नहीं होती, और उसको अल्लाह की तरफ से, आसमान की तरफ से जादुई तरीके से जो चीज हो रही होती है ना, जिसकी पीछे लॉजिक नहीं होती, उसको फौरन तौर पे मानने को तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूंगी कि तुम ना ऐसा करो कि ये काली मुर्गी, जैसे ही काली मुर्गी का खून निकलेगा ना, साथ ही जो है ना तुम्हारा सारी नजर उतर जाएगी। तो इसके पीछे लॉजिक चीज नहीं, इस पे सिर्फ बिलीव करना है, इस पे सिर्फ बिलीव करना है, तो वो आसान है, उसके पीछे हमें कोई वजह नहीं निकालनी पड़ती। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई अहम शख्सियत आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है? तो ये वो है कि आपको लगे कि मेरे इश्क में कोई मुब्तला है। ये बाइपोलर्स को होता है ज्यादातर। वो बाइपोलर्स जो होते हैं ना, वो सेल्फ लव में होते हैं, वो खुद भी अपने से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो समझते हैं कि जमाना हमारे पीछे भागता है और हर किसी को मैं मॉडल लगती हूँ, आइडियल लगती हूँ। जैसे ये कैट वॉक करने वाले होते हैं लोग, जैसे मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, इनको लगता है कि हम जो है ना वो पीक पे खड़े हैं, हम स्टार हैं, हर कोई हमें देख रहा है और हमें फॉलो, और हम जो है ना वो हमारी मोहब्बत में मुब्तला, इतने फैंस हैं, ठीक है। तो ये फैंस की तरफ इशारा है, ये भी एक फॉल्स थॉट है। हालांकि ये सारे फैंस नहीं होते, असल में ये उनके दुश्मन होते हैं, क्योंकि उनको ये एक तरह के हसद लोग कर रहे होते हैं कि ये ज्यादा खूबसूरत है, फलाना ज्यादा खूबसूरत है, या जो उसकी इश्क में मतलब अगर हो भी जाता है, जैसे मायरा खान की उस दिन मैंने एग्जांपल दी थी, अगर वो लड़का उसकी मोहब्बत में या लड़की उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो भी जाती है तो वो खुद जहनी मरीज है, वरना कोई किसी की मोहब्बत में ऐसे मुब्तला नहीं होता कि अगर ये कोई सितारा है मिसाल के तौर पे, तो उसकी खूबसूरती को देख देख के कि अब मैं कहूँ मुझे काजोल बहुत पसंद है, तो मैं अब वो लड़के क्या करते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं कमरों में काजोल की, और ये पर्सनालिटी भी अपनी वैसे ही बना लेते हैं, वो अपनी भी वैसी बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि कभी आपके जिस्मानी अज़ा आपके साथ नहीं है? ये वो चीज़ है सोमैटिक डिसऑर्डर्स में आ जाती है कि मतलब इसको भी हम फॉल्स थॉट ही लेंगे, ये डिलूजन है, डिसोसिएशन में भी आ जाती है। असल में डिलूजन आते हैं ना, हम डिलूजन डिस्कस कर रहे हैं, तो डिलूजन कई किस्मों के हैं। हाँ, हर किसी चीज में कहीं ना कहीं डिलूजन आता है, आपका फॉल्स थॉट आता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो कहती है मेरी टांग मेरे साथ है ही नहीं। अच्छा, अब उसमें ना साइंसदानों ने कुछ तहकीक भी की है, ब्रेन के MR वगैरह करके और EEGs वगैरह करके, तो उन्होंने ये मालूम किया है कि बाज़ का ऐसा होता है कि ब्रेन का वो हिस्सा नमनेस में चला जाता है, तो वो वाकई वो टांग, पाँव, बाजू, हाथ किसी चीज को महसूस नहीं कर पा रहा होता, किसी और की मेरे साथ ऐसी जुड़ी हुई है, तो वो सचमुच में कटवा भी देते हैं। बाहर के मुल्कों में तो बड़ी पुरानी बात है, अब तो ये सालों पुरानी बात हो गई हुई है कि वो कटवा भी देते हैं, और कटवाने से फिर उनको सुकून आ जाता है कि ये वाकई चीज हमारी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो इसकी क्या वजह है, ठीक है। तो फिर ये वाली बातें पूछ के उसकी वजह भी मालूम कर लेनी है। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस, ये चौथा पॉइंट है हमारा, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस। उसमें ये दिखाई देने वाली चीजें जो होती है ना, उसमें डिस्टर्बेंसेस कहाँ कहाँ आती हैं, उसमें सीधा सीधा हेलुसिनेशंस आ जाती हैं, ठीक है, और अलूजन्स आ जाती हैं। एक तो चीज नीचे है या गहराई में है तो हमें नजर नहीं आ रही, हम कह रहे नहीं यहाँ तो है ही नहीं, जैसे कुछ थोड़े से लापरवाह बच्चे, बड़े बूढ़े,
या फिर खवातीन ऐसी होती हैं जो अलमारियां खोल के देख के आ जाते हैं और कहते हैं कि अंदर तो चीज ही नहीं पड़ी हुई, लेकिन दूसरा जाता है उसको नजर आ जाता है। या फिर अलूजन्स होती हैं कि लाइनों और उसके एंगल्स की वजह से कोई चीज नजर नहीं आ रही। जैसे मैं कहूँ कि चांद तो है ही नहीं क्योंकि चांद नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं अमेरिका में पूछूंगी तो वहां चांद नजर आ रहा है, रात हुई हुई है, ठीक है। इस तरह वो कहेंगे सूरज है ही नहीं, तो अलूजन है क्योंकि हमारी आंख को वो नजर नहीं आ रहे। हेलुसिनेशंस वो है जो कि आपकी आंख के पर्दे पे दिखाई दे रही होती है लेकिन सामने चीज नहीं होती, और उस बंदे को दिखाई रही होती जिसको प्रॉब्लम है, बाकियों को दिखाई नहीं दे रही होती, ठीक है। क्या आपको कभी ऐसी आवाजें सुनाई दें जो दूसरों को सुनाई ना देती हों? आपने ये जो सवाल है ये आपको ये बताते हैं कि आपने सामने वाले बंदे का मेंटल स्टेट करना कैसे है, उससे ये सवाल डिगिंग आउट करनी कैसे है। अब आप ये बताओ, हेलुसिनेशंस को पूछने के लिए किसी को आप क्या सवाल करोगे? हेलुसिनेशन मतलब आपको कभी कोई ऐसी चीज सुनाई देती है, आपको कैसी आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ नजर आता है आपको? तो आप नजर तो आपको भी आ रहा है सारा कुछ, और आपने पूछा हो किसी और से, उनको नजर ना आता हो? हाँ, ये जरूरी है। ये देखो सवाल यही है कि आपको कभी ऐसी आवाजें सुनाई दें जो दूसरों को सुनाई ना देती हों। ये आवाजें आपको कब आती हैं, ठीक है, कोई खास वक्त में आती है? क्या ये आवाजें बाहर से आती हैं या आपके दिमाग के अंदर से आती हैं? हाँ, ये भी गाइडेंस काफी मिल जाती है इससे कि आवाजें आपको कहाँ से आती हैं। कुछ लोग कहते हैं नेबर से आ रही है, इस साइड से आ रही है, हाँ, इस टाइम पे आ रही है। तो आपने कभी किसी से पूछा कि आपको ये आवाज आ रही है, ठीक है, तो क्या ये आवाजें आपसे क्या कह रही होती हैं, ठीक है। क्या आपको कभी ऐसी कोई चीजें या शक्लें नजर आई जो दूसरों को नजर ना आई हो? वो क्या चीजें हैं, ठीक है। ऐसी बू वाली भी हेलुसिनेशंस होती हैं, स्मेल्स आती हैं, लोगों को घरों में स्मेल्स आती हैं, बाज़ का दूसरों को नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। लोग वैसे कह रहे होते हैं कि ये जादू है। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि या तो सारों को आ रही हो ना। सारों को नहीं आती। अब जी एक दफा मेरे स्टोर में एक चूहा मर गया, तो उसकी स्मेल थी बड़ी, तो मैंने सबसे पूछा स्मेल आ रही है? हाँ वाकई तरह स्मेल आ गई। तो फिर वही बात है। अभी कल परसों मैंने एक ड्रामा देखा और मुझे बहुत ही हंसी आई कि एक लड़के ने अपनी बीवी से बदला लिया इस चीज का, क्योंकि उसने उसकी माँ से इतना जुल्म किया था कि वो बेचारी जो है ना वो बेयारो मददगार होके मर गई थी, और वो मुल्क से बाहर गया हुआ था, पीछे से उसने बहुत जुल्म किया था। उसकी तो इंतहा ही नहीं थी ना, वो बात अलग। लेकिन उसने उससे बदला किस तरह से लिया कि उसने मुलाजमों को और एक दो लोगों को अपने साथ मिला लिया और उनको पैसों से खरीद लिया। उसने कहा ये जब ये कहेगी ना कि तुम्हारे पीछे फलानी खड़ी हुई है, तो सब ने कहना कि है ही नहीं, हमें तो नहीं नजर आ रही है। यानी कि उस लड़की के हेलुसिनेशंस उसने साबित कर दिए कि तुम हेलुसिनेट कर रही हो। तो उसने इतनी दफा हेलुसिनेशंस उसके प्रूफ किए कि वो कहती कि मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल, मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इनफैक्ट फिर आखिर में वो पागल हो गई थॉट से। तो मतलब कहने का ये कि जब हम पूछते हैं ना कि ये तुम्हें दिखाई दे रहा, मैं तुम्हें कहूँ ये क्वेश्चन पड़ा है, ये ब्लू कलर का है, तुम कहो नहीं मैडम क्या हो गया आपको, ये रेड कलर का है। 2-4 लोगों को और बुलाओ, ये रेड कलर का, मैं कहूँ ये ब्लू, तो मैं कहूंगी कि मेरे दिमाग को कुछ हो गया, मुझे तो ब्लू दिखाई दे रहा है। तो हेलुसिनेशन वाले बंदे के साथ ये होता है, ठीक है। और अगर जिंदगी के अजीब व गरीब वाकयात के बारे में तफसील से बताएं जो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हों, ठीक है, ऐसे वाकयात जो वो कह रहा है कि मेरे साथ हुए हैं, दूसरों के साथ नहीं हुए कभी भी, ठीक है। या फिर कभी सोकर उठने के बाद फौरन या सोने से पहले आपको कभी किसी अजीबो गरीब तजर्बात हुए हों, या हाँ अगर हाँ तो इनके बारे में तफसील बताएं। क्या आपको कभी मुंह में जायका महसूस हुआ हो कि आप कुछ नहीं कर, लेकिन आप कुछ खा नहीं रहे, लेकिन ऐसे लगे जैसे आप कुछ खा रहे हैं, उस चीज का जायका आपको आए, कभी ऐसा होता है? तो ब्रेन की फंक्शनैलिटी का ही मसला हो रहा होता है, उसकी थॉट्स में ही प्रॉब्लम आ रहा होता है। डीपर्सनलाइजेशन, ये बी पार्ट है इसका, ठीक है। ये देखो ना, अब हमने डिल्यूजन्स की बात की, फिर हमने परसेप्चुअल चीजों की बात की है। परसेप्चुअल जो है वो दिखाई देते हैं, परसीव गलत कर रहे होते हैं। हेलुसिनेशंस होती हैं, उसमें डीपर्सनलाइजेशन और अगला है डी रियलाइजेशन। मतलब ये दो चीजें, ये डीप अपनी जिस्म में से रूह मेरी बाहर निकल गई है, मेरा जिस्म बेचैन महसूस हो गया, या आप खुद अपने जिस्म में रहती हैं, ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है, मैं इसके अंदर रह रही हूँ, ठीक है। हर वक्त की फीलिंग, डीपर्सनलाइजेशन हर वक्त की फीलिंग होगी, है एक वक्त नहीं। आपका जिस्म या जिस्म का कोई हिस्सा असली नहीं है, ठीक है। ये मैं इसको डी
ओन कर रही हूँ, यानी कि ये मेरा डिसओन कर रही हूँ, मेरा पार्ट नहीं है। डीपर्सनलाइजेशन, अपने ही जिस्म से बाहर चले जाना। डीरियलाइजेशन ये कि हकीकत से बाहर चले जाना, यानी कि इर्द गिर्द का माहौल असली नहीं होना कि आप उससे अगर आपको लगेगा तो डीरियलाइजेशन का सवाल कैसे पूछेंगे? इसका सवाल, क्या आपको लगता है कि आप ख्वाब में जिंदा है? ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन का सवाल कैसे करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये जिस्म आपका नहीं है, किसी और का है? या कोई हिस्सा आपका, कोई हिस्सा आपका ऐसा नहीं है। ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको सिखा रही हूँ उसका मतलब यह है कि आप इसको सीखेंगे, आपने अगले बंदे से मेंटल स्टेट का सवाल कैसे करना है। ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन के मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगी ना इसकी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन की, तो वो ये मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन की असाइनमेंट तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप अपनी फ्रेंड से भी ये सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है। घर में भी किसी के साथ कर सकते हैं, ताकि आप बेशक वो ना में जवाब दे, लेकिन आपने सवाल तो करना है ना। इम्पल्स कंट्रोल, अगला आ जाता है 5th नंबर का, इम्पल्स कंट्रोल। ये हमने देखना है कि अगले बंदे के अंदर बर्दाश्त कितनी है, वो चीजों को कितना कंट्रोल कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई गाली दे तो आप क्या करेंगे? बाइपोलर वालों को मैं ये सवाल करती होती हूँ। वो तो अगर मैनिक स्टेट में है तो वो फिर आगे से वो तो दूसरी तुम तरफ कहेंगे, से तो देखें मेरी बात सुने, अगर ऐसा हो कि आपके इर्द गिर्द कोई बंदा है, ठीक है, आपकी मिलने जुलने वाला है, अगर वो आपको गाली देते हैं तो आप क्या करेंगे? तो सवाल आपने बड़े आराम से करना है, क्योंकि आपने नहीं अपने इमोशंस इसके अंदर डालने कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करोगे। फिर वो आगे से हाँ, तो आपने बड़े आराम से पूछना है कि अगर आपको, अच्छा चले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, अगर आप ये बताएं कि अगर आपका काम या जात पर कोई तनकीद करे तो आपका फौरी कंट्रोल क्या होगा, फौरी रद्द-ए-अमल क्या होगा? अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई आपकी आंखों के बारे में बात करे, आपके चश्मे के बारे में बात करे, या आपको कहे, मिसाल के तौर पे ऐसे मैं अपने बच्चों को सिखाती होती हूँ कि आपको बेशक वो कही जा रहा है कि आप तो चूही सी हो, चूही हो आप, तो आप सचमुच में तो नहीं चूही होगी ना। तो कहना आप अगर आपको वो बार बार कहता है चूही, कि तुम चूही हो या मोटी हो या गंदी बच्ची हो, तो आप क्या करोगे आगे से? तो फिर वो जब सीख जाए अगला बंदा तो वो कहेगा कहता रहे जो मर्जी, है ना, आई डोंट केयर। तो इसमें एग्रेशन का पता चलेगा, हमने एग्रेशन का पता करना है, इम्पल्सिव का पता करना है। अगला 6ठा नंबर है ओरिएंटेशन, टाइम, प्लेस, पर्सन। ये 90% जो हमारी ओसीडी की पेशेंट्स होती हैं, अच्छा ये मैंने जो बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जो हमारे ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं ना, विक्टिम हो चुके होते हैं अब्यूज के, मार के या सेक्सुअल अब्यूज के या मार कुटाई के, या फिर उन्होंने एक वक्त में बड़े जो है ना ट्रॉमा फेस किया होता है। अच्छा जी, अब हमने बात की ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपने सबसे पहले पूछना है, हाँ जी कौन सा दिन है आज? अच्छा, तो आज डेट क्या है? ठीक, घड़ी देखिए आपने, टाइम बताएं मुझे आप। तो और आपने उसकी ओरिएंटेशन चेक करनी है, आप किस जगह बैठे हैं, ये कुछ जगह कौन सी है, आप कहाँ पे आए हैं, ठीक है, आपके साथ कौन आया है, आपको कौन चेक कर रहा है, मैं कौन हूँ। ठीक है, ये आपकी ओरिएंटेशन होगी। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन 7th पॉइंट है आपका। 7th पॉइंट है, इसमें अटेंशन और कंसंट्रेशन, यानी हमने पेशेंट की तवज्जो देखनी है कि उसकी मुकम्मल तवज्जो कहाँ है, वो क्या कंसंट्रेशन से। आपने उसको अगर साफ कह दिया कि चलो हफ्ते के दिनों को उल्टा आप सुनाओ, हफ्ते के दिनों को उल्टा सुनाओ, तो वो फौरन कहेगा कि अगर तो उसकी अच्छी होगी अटेंशन तो वो सही से सुनाएगा, लेकिन अगर उसकी तवज्जो ही नहीं है तो पहले तो वो सोचेगा कि मैंने कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, अगर आप उसे कहते हैं कि साल के महीनों के नाम उल्टे सुनाएं, या गिनती उल्टी सुनाएं, या आप ऐसा करें 49 से पीछे सुनाएं, आप ऐसे करें 69 से पीछे सुनाएं, ठीक है, तो वो उससे आपको फौरन पता चल जाएगा कि अगर आपने उससे ये पूछा कि अच्छा चलो अगर तुम 60 में से 7 निकालो तो कितने बनेंगे, ठीक है, तो वो सोचेगा, उसको आंसर देगा। लेकिन अगर वो सोच में पड़ गया और फिर उससे नहीं हो रहा तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं है। डिप्रेशन के पेशेंट्स नहीं देते जल्दी जवाब, ठीक है, वो बहुत सैड में होते हैं, बहुत उनकी सूरत हाल इस तरह से होती है। अच्छा, अब आगे आ जाती है मेमोरी, नंबर 8। मेमोरी चेक करनी होती है। मेमोरी हमारी 2 तरह की हमने चेक करनी है। हमने पहले पेशेंट की रीसेंट मेमोरी चेक करनी है और साथ हमने पास्ट मेमोरी चेक करनी है। रीसेंट मेमोरी में तो हम ये पूछेंगे आपने सुबह नाश्ता क्या किया था, अच्छा तो आप किस पे बैठ के आए हैं, कितने बजे आप घर से निकले थे,
कल आपने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। और टेलीफोन नंबर बताएं किसी का, कोई नंबर आप पूछ सकते हैं जो कि याद होते हैं, या फिर कोई दूसरा नंबर सुना दें, या फिर आपने एक नंबर उसको बोला और उससे अगला सवाल कर दिया, उसके बाद फिर आपने दोबारा वो नंबर पूछा कि चलो अब मुझे बताओ कि मैंने जो नंबर, ये पास्ट मेमोरी चेक करने का भी एक तरीका होता है कि आपने कहा चलो मैं तुम्हें एक नंबर बताऊंगी 78012 सीक्वेंस बता, उसके बाद आपने एक दो बातें की पूछा कि अच्छा वो नंबर क्या था जो मैंने आपको बताया था। डिलेड मेमोरी होगी ना, डिलेड मेमोरी नहीं इसको कहते, इसको पास्ट मेमोरी कहते हैं कि आपकी जो आपकी स्टोर हो गई है पीछे आपको फौरी तौर पे, लेकिन ये वाला नंबर उसको 2 दिन बाद पूछेंगे फिर नहीं याद रहेगा, ठीक है, शॉर्ट मेमोरी में आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि फौरी बातें उसको याद भी रहती कि नहीं रहती, वो घर चला जाए वो कहे मैं किस बस की नंबर पे बैठ के आया था, मैं क्या, मतलब कि वो ट्रॉमा वाले पेशेंट्स होते हैं वो ये चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ये भूल जाते हैं। अब आ जाता है अगला 9 नंबर, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन छोटी छोटी हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे आजकल इलेक्शन हुए थे तो फिर कौन वजीर आजम बना था, ठीक है, सदर कौन बना था, पाकिस्तान किस सन में बना था, ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें आप पूछ सकते हैं। 10वें नंबर पे आ जाता है इंटेलिजेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, इसमें हमने पेशेंट की एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक सवाल करने हैं, उसकी हिस्ट्री के मुताबिक सवाल करने हैं, और कोई हम इसमें इंटेलिजेंस का टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम ये पूछ सकते हैं कि अच्छा 5 में अगर 10 डाल दो कितने बन जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन 2-3 कर सकते हैं, या फिर हम पूछे ट्रायंगल की कितनी नोकें होती हैं उसकी एजुकेशन के लिहाज से, ठीक है। अगर वो एमएस है, एमएससी कर चुका हुआ है तो अब उससे और तरह का सवाल है, आपको पाई स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो पता चल जाएगा ना कि वो क्या पढ़ा लिखा होगा, उसने बता देना है, वरना तो उससे छोटा क्वेश्चन आप करोगे। 11वें नंबर पे आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मैंने पहले भी आपको समझाई थी बात कि अगर हम उसको कोई मुहावरा सुनाते हैं तो हमने चेक करना होता है कि वो हमने पेशेंट की स्टेट में चेक करना है कि इसको अगर बात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है कि कहा कुछ है सुनाई कुछ और दिया है, समझ कुछ हो रहा है। जैसे मैं आपको कोई मुहावरा सुनाती हूँ, ठीक है, तो आपको उसका मतलब समझ आ जाता है, जी जी, ठीक है, तो उससे हमने मतलब देखना है कि मतलब समझते हैं बातों के। इसी तरह आगे आ जाती है जजमेंट। जजमेंट मतलब फैसले की ताकत। तो हमने जब किसी की जजमेंट चेक करनी है कि पेशेंट जो है वो आने वाले माहौल को, आने वाली चीज को सही से जज भी करता है या नहीं, उसकी चीजों की जजमेंट वीक है या बहुत ओवर एस्टिमेशन लगा लेता है। जैसे आपने कहीं बताया था कि अगर कहीं आग लग जाएगी तो आप कैसे हाँ, करोगे? एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना, जजमेंट उससे पहले होती है कि फैसला करने की ताकत कि अब कितना नुकसान होगा या क्या करना पड़ेगा, इनिशियल लेवल पे क्या करना पड़ेगा। और दूसरी जजमेंट की ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपको रास्ते में खत का लिफाफा मिलता है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसमें डिसीजन पावर। हाँ। अच्छा, फोबियाज में जो जजमेंट होती है ना वो लोगों की बहुत ओवर एस्टिमेट होती है। छिपकली वॉशरूम में है, वो इस कमरे में भी नहीं टिकेगी, ठीक है। सीढ़ियां जाके वो 15 सीढ़ियां हैं, लेकिन पहली सीढ़ी पे भी पाँव नहीं रखना, ठीक है। इसी तरह जो हमारे बाइपोलर के पेशेंट्स होते हैं, मैनिक पेशेंट्स होते हैं, उनकी बहुत लो एस्टिमेशन होती है। खतरा वो होता है, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह लो सेल्फ एस्टीम की जजमेंट लो होती है। जैसे मिसाल के तौर पे वो इतने भी नहीं बदसूरत होते, लेकिन वो कहेंगे नहीं हम तो किसी काम के नहीं, हम तो बड़े बदसूरत हैं, हमारे अंदर तो वो क्वालिटी नहीं है जो दूसरों के अंदर है। या फिर उनको लगेगा कि जो मैं कॉन्फिडेंस चाहिए होता वो मेरे पास तो है ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस मुझे इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए जो इनके पास है, ठीक है। तो हमारी जो जजमेंट है उसको चेक करने के लिए हमने क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इनसाइट ऑफ इलनेस,
यानी कि पेशेंट को ये चेक करना है कि इसको अपने प्रॉब्लम का, मसले का पता भी है या फिर उसको नहीं पता। तो आपके ख्याल में आपको कोई जहनी तकलीफ है या जिस्मानी तकलीफ है, तो फौरन से मरीज, अब ज्यादातर मरीज तो खुद ही कह देते हैं कि हाँ मुझे ये मसला है, मैं ये समझता हूँ, मुझे इंसाइट होती है। लेकिन इंसाइट उन पेशेंट्स में नहीं होती जिनको साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, या बाइपोलर वाले कहते हैं नहीं हमें मसला कोई नहीं है, हम लोगों से अलग हैं, हम काफी बेहतर, हम अच्छी एक ऐसी चीज है कि कोई और है ही नहीं। आपके ख्याल में आपको यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ठीक है, ये वाला सवाल बड़े एहतियात से करना है, पेशेंट बुरा भी मान जाते हैं। ये आपने तब करना है जब पेशेंट ढीला बैठा हो, उसको कुछ समझ ना हो, उसकी अपनी इनसाइट चेक करनी है, तो आपने पूछना है कि आपको लगता है कि आपको कोई मसला है। ठीक है, आपको लगता है, आपको यहाँ क्यों लेकर आए हैं। ठीक है, आप मुझसे अपने मसले की मदद के सिलसिले में क्या तवक्कुआत रखते हैं, ये सवाल मैं अपने पेशेंट से बहुत करती हूँ, और ये पहले सेशन में करती हूँ जब मैंने मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करनी होती है। इससे आपको पता चल जाता है कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या है, यानी कि वो कितना ठीक होगा। समझ आई? प्रोग्नोसिस कैसे कहते हैं? कि डिसऑर्डर की डायग्नोज, मतलब उसकी प्रॉब्लम की डायग्नोज होने के बाद वो जो है प्रोग्नोसिस कहते हैं, ये हमें आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट किस हद तक हील होगा, उसकी ट्रीटमेंट कामयाब कितनी होगी, उसके रिजल्ट्स कितने आएंगे। ठीक, तो प्रोग्नोसिस अगर हमें पता चल जाएगा तो फिर हम जो है वो पेशेंट पे काम भी अच्छे तरीके से करेंगे कि भाई ये काम जो है ना करने वाला है, समझने वाला है। वो इस सवाल का जवाब देगा कि आप, जब मैं उसे पूछूंगी कि अच्छा आपको मेरे से क्या तवक्को है, मैं आपको किस हद तक ठीक कर सकती हूँ, तो वो कहेगा कि मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझे ठीक कर सकती हैं, या वो कहेगा मैं आपके पास आया इसलिए हूं ताकि मेरे सारे मसले आप हल कर दें। ठीक है, या फिर पेशेंट कहेगा ये मुझे ले तो आए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी कुछ चीजें ठीक होंगी, मुझे आपसे तवक्को ये कोई कुछ आपको क्लोज एंडेड सवाल देंगे, मुझे तवक्को ये, मुझे आपसे यही तवक्को है कि ये जो मेरे हालात मुझे तंग करें ना, आप मुझे इससे जान छुड़वा दें। आप ये कर रहे हैं। हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्नोसिस क्या है, पेशेंट आपको कितना का आपको रिस्पांस दे रहा है, कि आपके ख्याल में आपकी बीमारी इलाज के बाद किस हद तक ठीक हो सकती है। पता चल जाएगा आपको कि उसको लगता है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। वो कहता है कि मैं तो समझता हूँ कि मैं ठीक होऊंगा ही नहीं, लेकिन यही सवाल जब आप 10 सेशन के बाद पूछेंगे ना, तो वो कहेगा कि पहले तो मैं ऐसे सोचता था लेकिन अब मुझे पता चल गया मैं बिल्कुल ठीक हो गया। क्या बचपन में आपको किसी सदमे से 2-4 होना पड़ा? अगर हाँ, तो इस सदमे की नोयत क्या थी, आपने इस सदमे कैसा महसूस किया? ठीक हो गया। तो ये हमारी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन फिनिश हो गई आज। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हमारी फिनिश हो गई है और ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ी है। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट क्या है? शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह अब हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आप फोन नंबर्स अवेलेबल हैं पेज पे, आप उस पे लिख सकते हैं। अगर आपने सेशन लेना हो या अपनी असेसमेंट करानी हो तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करें।